घर में मैं और मेरे ससुर ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती क्या सच उसके ससुर ऐसे है। लेकिन कुछ ही देर में मेरे ससुर आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले 15 दिन से रोज मेरे पेट एक काला निशान निशान नजर आ रहा था। ये कुछ स्याही जैसा दिखाई दे रहा था और इस निशान से मैं बहुत परेशान हो गई थी। कौन था रोज रात में यह निशान मेरे पेट पर लगाता था। मैं जब भी नहाती तो ये निशान हल्का हो जाता था, पर दोबारा रात को फिर से उसी जगह ये निशान मुझे दिखता था। पहली बार जब मैंने ये निशान तो मुझे लगा था कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो ये निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आने लगा था। मैं शक करती भी तो किस पर, क्योंकि घर में मेरे अलावा बस 2 ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी और दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी ही उम्र की थी। बात यह है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस विदेश जाना पड़ा, क्योंकि वो वही जॉब करते थे मेरे ससुराल में। मेरे ससुर ही सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति ईशान अपने माता पिता के आए हर इकलौते बेटे थे, लेकिन जॉब दूसरे शहर में करते थे। मेरे पति अक्सर मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवा कर तुम्हें भी मैं अपने पास ही बुला लूंगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी, मन नहीं लगता था घर में। वो तो अच्छा है कि घर में एक नौकरानी भी थी जो दिन रात रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर जी ही अकेले होते। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी हरगा को दिन रात के लिए मेरे पति ने रख दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी और थी रात को मेरे साथ सो जाती थी, वो भी जवान लड़की ही थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर। मेरे ससुर जी थोड़े अलग तरह के इंसान थे। खाना खाने से पहले 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते, मुझसे वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे। बस जब भी काम होता तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। नयन से भी मेरी हर 2-3 दिन पर बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपना वीजा के बारे में जरूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती थी। कहती थी दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बैठकर चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगाते हैं, कभी कहीं। उसकी बातें सुनकर मैं तो हंसने लगी, तो कहती नहीं दीदी मुझे सच में उनसे डर लगता है, उनकी नजरें अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, मैं कमरे में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब सी लगी, तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होगा। वो कहती जाने भी दो दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। ये बोलते हुए वो किचन चली गई और मैं भी अपने कामों में लग गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो कुछ अजीबोगरीब था। आखिर कौन था जो रोज रात को काला रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। वो काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात के करीब 2 बजे बज गए थे और मैं अब तक उठी ही थी, ये देखने के लिए कि कौन ऐसा करता है। लेकिन फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। पूरा दिन घर के कामों की वजह से मैं इतना थक जाती थी कि पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने अपने ससुर को उंगली से किसी खाली कागज पर कुछ लाइनें खींचते हुए देखा। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जब उनकी मुझ पर नजर पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई और मुझे देखते ही वो गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाजत लेते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की था। मेरा तो रंग फीका हो गया था और मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई।
अब तो मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकल कर बाहर ही आ जाएगा। मेरे पेट का निशान अब तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे ससुर जी ने लगाया है? दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो मेरे पापा की जगह हैं। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, लेकिन हकीकत थी कि मेरे पेट पर जिस तरीके की स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर भी उसी रंग की स्याही से कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। बड़े ही आराम से बर्तन धो रही थी, उसके बहुत करीब थे। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नजर और नियत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज पर वो नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर के वहाँ होने से बेखबर थी। अजीब नजरों से हम दोनों को देख रहे थे। वो मैंने नौकरानी को नजरअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वो परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया है। मेरे ससुर तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो? ये तो मैंने देख लिया था, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूंगी, लेकिन वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। कहने लगे तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूं। मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धो के मुझे खाना दोगी। उस पर चिल्लाते हुए आगे निकल गए। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है जो ये साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे ये हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही के निशान आता कहाँ से है। एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकाला। तभी लॉन में मेरे ससुर मेरे पति से फोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से निकाल दे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि नयन से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी नहीं निकालूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैंने ईशान से भी कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपने पापा को ना जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वह बहस नहीं कर रहे थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगी कि आज के बाद मुझे ये नौकरानी मेरे कमरे में नजर ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। यह सुनकर मैंने सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी सब गुस्से में है, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में पूछ कर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं, तो फिर से काली स्याही से सफेद कागज पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा पापा मैं सफाई कर दूं, तो कहने लगे हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी, और अगर वो यूं ही देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपना चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी।
साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह धीरे से बात करना मुझे तो हैरत हो रही थी। वो तो हमेशा तेज आवाज से ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह ही रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी, वो भी घबरा से गए और फौरन वो अपने हर कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी, धड़कन चलना ही भूल गई थी। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन में परेशानी में थी। रही बात रात की, तो जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी। मैंने कहा, माला जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे कहती हो, मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वह आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गाँव में भी एक ससुर ने गलत करके अपनी बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा है। मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को जरूर मेरे ससुर ही मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, मेरा ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कुछ चुरा कर भाग ना जाए। मुझे तो अपने ससुर की बात का भरोसा नहीं था। मैंने रात को ईशान से कह दिया कि मेरे वीजा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करो, मुझे उनके पास जाना है। जो बात मुझे ईशान ने बताई, ये सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे तुम्हारा वीजा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है, कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, नयन, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन ईशान अपनी मजबूरियां बताने लगे। 1 साल के बाद उन्हें पैसा मिलने वाला है, अगर अभी आ गए तो नुकसान हो जाएगा। मुझे अपनी होने लगी थी कि ना जाने वह क्या चाहते थे। मैं तो अब सांस भी नहीं ले सकती थी। अब तो उन्होंने अपने सारे काम मुझसे करने शुरू कर दिए थे। जिस दौर से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे बुलाने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं ईशान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनके रोज रोज की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है? मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाहिए सब कुछ समय पर देती हूँ, इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है? वह कहने लगी कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। यह मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करूँ। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही यह सोचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर आए। गांव में भी उनके सख्त आवाज के चर्चे आम थे, लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है, शौक से लगा दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो और गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वही खड़ी सारी बातें सुन रही थी।
कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया है, भला अब कोई साहब की पत्नी थोड़ी है जो घंटों उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही लगी, मेरा भला चाहती थी। अब मुझे लगा अच्छा ही है, वो मुझसे नाराज हो गए हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ, मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काले रंग का निशान फिर से लगा था। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है, रात भर मुझे होश नहीं था कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था, साहब ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगी, ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वो आते ही मुझे होश ही नहीं रहा और मैं ये सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, मुझे क्यों याद नहीं आता और फिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान होते हैं। अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वो मेरी मदद करने को तैयार थी, मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरे बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वो बेड के करीब पहुंचे, मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर उसी टाइम पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे देखकर मेरे ससुर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसी समय वहां 2 आदमी घुस आए और मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सियों से बांध दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मेरी आंखों से तो बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बंधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे। वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी, सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने का लगी कि वो तो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन में मेरे ससुर के बारे में शक डाला था। मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर से मेरे खिलाफ बात करती थी कि आपकी अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार बहू नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी है, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहे और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी, वो मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी। इसलिए उसने रात को मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है, अगर यकीन न आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने लगे कि सो कौन रहा है। तभी मैं लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वह वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेजधार चाकू था। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू और ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगी। अचानक से हुआ ही कि उसी रात ईशान वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, घर का मेन गेट खुला था तो वह घबरा से गए। जब अंदर आए तो मर्दों की आवाजें सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बच गए। मेरे दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर नहीं रखेंगे, वह घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। शादी को 5 साल गुजर गए हैं, अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरा पति कह भी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।